आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 डरावनी कहानियां जो आपको डर के साथ साथ रहस्यमय दुनिया में ले जाएगी। तो तैयार रहिए अपने ईयरफोन लेकर इन डरावनी कहानियों के लिए। क्या होगा कहानियों में जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक अभी से कर दें क्योंकि इन कहानियों में आपको मजा आने वाला है। और हर एक कहानी के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं हमारी कहानियों की ओर। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम भिरहा है। हरे भरे खेतों से घिरा यह गांव क्षेत्रफल में बड़ा और काफी विकसित है। यह गांव कई दशकों तक एक सिरकटे भूत से परेशान रहा था, जिसे वहां के स्थानीय भाषा में लोग मुड़कट्टा भूत कहते थे। कई दशकों पहले की बात है। भिरहा गांव में हरिहर नाम का एक चोर रहा करता था। वह आसपास के गांव में चोरी करता, साथ ही फसल कटने के समय गांव से सटे खेतों में लोगों की फसलें भी चुरा लिया करता था। कई चोरी होने के बाद गांव के किसान फसलों की रखवाली के लिए रात को खेत में ही रहने लगे। हरिहर फिर भी चोरी करने से बाज नहीं आया। एक रात को जब हरिहर एक किसान के खेत में चोरी कर रहा था, उसी समय गांव के ही एक किसान ने उसे देख लिया और जोर जोर से चोर चोर कहकर शोर मचाने लगा। आसपास के खेतों में रखवाली कर रहे कई किसान वहां तेजी से इकट्ठा हो गए। हरिहर ने शोर सुनकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई की। तभी एक किसान जो काफी हट्ठा कट्ठा था, उसने हरिहर को अपने बाजुओं में ऊपर उठा लिया और गुस्से से उसे जमीन पर पटक दिया। हरिहर जहां गिरा वहां जमीन पर एक धारदार कुदाल पड़ी थी, जिस पर गिरते ही उसकी गर्दन कटकर उसके धड़ से पूरी तरह से अलग हो गई और छटपटाते हुए उसके प्राण निकल गए। यह देखकर वहां मौजूद सारे किसानों ने पुलिस के डर से उसके सिर और धड़ को वहीं पास में स्थित तालाब के किनारे एक पीपल के पेड़ के तले गड्ढा खोदकर दफना दिया। कुछ दिनों तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद खेत की रखवाली करने वाले कुछ किसानों को हरिहर का सर कटा भूत दिखाई दिया, जो तालाब के किनारे स्थित उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका सिर उसके धड़ के बगल में ही जमीन पर पड़ी थी। धीरे धीरे गांव में उस सर कटे भूत के देखे जाने का किस्सा फैल गया, लेकिन दहशत का माहौल तब फैला जब एक रात अकेले अपने खेत की रखवाली कर रहे एक किसान की लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली। उस किसान के गर्दन की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई थी, लेकिन उसका सिर उसके धड़ से अलग नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्दन पकड़कर उसे 180 डिग्री पर मरोड़ दिया हो। उस लाश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसके चेहरे पर दहशत की झलक स्पष्ट नजर आ रही थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में ही उस सर कटे भूत का दहशत फैल गया। किसानों ने रात में खेतों की रखवाली करनी बंद कर दी। लोग रात में उधर जाने से डरने लगे। 3 दशकों में 3 लोगों की मौत उस पीपल के नीचे इस तरह से हो चुकी है। उस समय कुछ लोग दावा करते थे कि बर्तन के पीटने की आवाज से वह सर कटा भूत दूर भागता है। कई बार ऐसा होता कि पूरे गांव में हल्ला हो जाता, मुड़कट्टा भूत गांव में दिखाई पड़ा है, और फिर पूरे गांव के लोग घरों से निकलकर कई घंटों तक बर्तन पीटते रहते। समय बीतने के साथ धीरे धीरे उस सर कटे भूत का दहशत कम हो गया, लेकिन आज भी किसान रात को खेतों में जाने से घबराते हैं। यह घटना 2006 ईस्वी की है। गांव में एक बिरजू नाम का किसान था। वह बड़ा ही साहसी था और भूत प्रेतों पर उसे तनिक भी विश्वास नहीं था। वह मुड़कट्टा भूत की कहानी को झूठ मानता था। वह रात में भी अपने खेतों की रखवाली करता और लोगों के डर का फायदा उठाते हुए दूसरे किसान के खेतों से फसलें भी चुरा लिया करता। अप्रैल महीने की बात है। उस रात पूर्णिमा होने के कारण खेत चांद की रोशनी में जगमग रहा था। कई खेतों की फसलें कट चुकी थीं और जिन खेतों में फसलें लगी थीं, वह चांद की रोशनी में सुनहले चादर की तरह लग रहे थे। बिरजू ने सोचा, आज क्यों ना फिर से दूसरों के खेतों में फसल चुराया जाए। रात के 11 बज रहे थे। बिरजू अपने घर से निकला और खेतों की तरफ चल पड़ा। आज वह बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में था। वह कुछ ही देर में अपने खेत पहुंच गया। वह फसल चुराने के लिए अपने खेत के ही बगल वाले खेत में चला गया और खड़ी फसल को काटने लगा। चांदनी रात में सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। अभी उसने फसल काटना शुरू ही किया था कि उसकी नजर दूर स्थित तालाब के किनारे मौजूद पीपल के पेड़ की तरफ गई। उसे महसूस हुआ कि पीपल के पेड़ के नीचे छाया में कोई खड़ा है। बिरजू खड़ा हो गया और अपने भ्रम को मिटाने के लिए गौर से उधर देखने लगा।
तभी पीपल के पेड़ की छाया से एक आकृति निकलकर चांद की रोशनी में आ गई। बड़ी ही भयानक दृश्य थी। उस आकृति का सर उसके धड़ से अलग जमीन पर पड़ी थी और उस आकृति के साथ ही उसका सिर भी जमीन पर लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा दहशत से पीला पड़ गया। वह झटके के साथ मुड़ा और जी जान लगाकर भागने लगा। वह कई मिनटों तक भागता रहा, पर अचानक खेत में पड़े एक ईंट से टकराकर गिर पड़ा। हड़बड़ी में उठकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे मुड़कट्टा भूत का कोई नामो निशान नहीं दिखा। उसने लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। अचानक ही उसे अपने पैर पर किसी ठंडी चीज का आभास हुआ। उसने पैर की तरफ देखा। एक भयानक सा दिखने वाला सर उसके पैर के पास पड़ी थी। वह दहशत के मारे पीछे मुड़ा। उसके सामने मुड़कट्टा भूत का धड़ खड़ा था। उस सरकटे भूत के धड़ से एक अजीब सी डरावनी आवाज निकल रही थी। एक ही झटके में उस मुड़कट्टा भूत ने बिरजू का बाल पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और उस भूत का सर बिरजू के पैर में अपना दांत गड़ाए हुए हवा में झूल रहा था। एक अजीब सा आवाज निकालते हुए उस मुड़कट्टा भूत ने अपने दूसरे हाथ से बिरजू का गर्दन पकड़ लिया और उसे जोर से मरोड़ दिया। एक खट की आवाज के साथ ही बिरजू का गर्दन टूट गया और वह वहीं छटपटाकर मर गया। जब सुबह लोग खेत गए तो उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी थी। लोगों में एक बार फिर से मुड़कट्टा भूत का दहशत फैल गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन यह है कि कहानी में जो गांव था उसका क्या नाम था? कमेंट करें। चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। कई महीनों से मैं घर पर ही था। कोई काम ना होने के कारण घर पर पड़े पड़े ऊब रहा था। शरीर की कसरत तो हो रही थी, पर दिमाग की कोई कसरत नहीं हो पा रही थी। लेखन कार्य के लिए कोई भी नया आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा था। अंततः मैंने शिमला घूमने का प्लान बनाया। यह 2012 के अक्टूबर का आखिरी सप्ताह था। मैं शिमला के लिए रवाना हो गया। शिमला में मैं अपने होटल से हर रोज दूर तक पैदल निकल जाता और देर शाम तक लौट कर आता। शिमला में हिमपात शुरू हो चुकी थी। कभी कभी शाम को रंग बिरंगे बल्ब की रोशनी में डूबे शिमला की हिमपात में पैदल अपने होटल की तरफ लौटने का मजा स्वर्ग का आभास कराती थी। एक दिन मैं जब अपने होटल से निकला तो पैदल ही शिमला के उत्तरी हिस्से में घूमने चला गया। यह काफी कम आबादी वाला क्षेत्र था। आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे अब मुश्किल से एक दो घर ही दिखाई दे रहे थे। फिर घरों का दिखाई देना भी बंद हो गया और दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर मुझे सड़क पर से ही जंगलों के बीच दूर पहाड़ी पर एक खंडहर सा हवेली दिखाई पड़ा। अभी दोपहर के 1 ही बज रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस खंडहर तक हो आया जाए। मैंने उस जंगल से होकर ऊपर पहाड़ी तक जाती पगडंडी पर चढ़ने लगा। कुछ ही पलों में मैं उस खंडहर हवेली के सामने था। वह 3 मंजिला इमारत थी। उस हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कई दशकों से निर्जन पड़ी हो। हवेली के दीवारों की ऊपरी परत झड़ चुकी थी। मुख्य दरवाजा, जो कि बलूत की लकड़ी की बनी हुई थी, सड़कर टूट चुकी थी और दरवाजे के ठीक ऊपर दीवार पर एक तख्ता झूल रहा था जिसका सिर्फ एक ही छोर दीवार से जुड़ा था। उस तख्ते पर लिखा था होटल ट्रेवर। मैंने होटल के चारों ओर का अवलोकन किया। होटल के बाएं तरफ की दीवारें ढह चुकी थीं। फिर मैं होटल की मुख्य द्वार के सामने खड़े होकर सोचने लगा कि अंदर प्रवेश करूं या नहीं। तभी अचानक मुझे लगा कि दूसरी मंजिल की दाईं तरफ के सामने वाले कमरे की खिड़की से कोई मुझे घूर रहा है। मैंने उस खिड़की की तरफ गौर से देखा। खिड़की का पल्ला पूरी तरह से टूट कर झूल रहा था। कमरे के अंदर अंधेरा था। मुझे लगा शायद यह मेरा भ्रम हो। हालांकि मेरे मन में एक डर सा बैठ गया। फिर मेरी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हुई। मैं वापस मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ा। अचानक ही मेरे कानों में एक शैतानी हंसी सुनाई दी और एक भारी और कठोर आवाज जैसे फुसफुसाकर कह रही हो, वापस आओ, वापस आओ। मेरा दिल बैठ चुका था। मेरे कंठ सूखने लगे थे। मैंने बिना पीछे मुड़े तेजी से मुख्य सड़क पर आ गया और अपने होटल की तरफ तेजी से चल पड़ा। 2 किलोमीटर के बाद फिर से बस्ती शुरू हो चुकी थी। मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था। थोड़ी देर के बाद एक चौराहे पर मुझे एक ढाबा दिखा। मैं वहां पानी पीने और अपने मन को शांत करने के लिए रुक गया। यह जगह उस होटल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर होगी। पानी पीने के बाद मैंने चाय ऑर्डर की। वहां ढाबे पर कई लोग थे। ढाबा वाला काफी वृद्ध था। मैंने अपने मन को शांत करते हुए उस ढाबे वाले से उस होटल ट्रेवर के बारे में पूछा। उस ढाबे वाले ने मुझे उस होटल ट्रेवर की पूरी कहानी बताई। 70 के दशक में होटल ट्रेवर एक बड़ी ही शानदार होटल हुआ करती थी। इसके मालिक मिस्टर ट्रेवर एक एंग्लो इंडियन थे। उनकी एकमात्र लड़की हेलन थी।
हेलन पढ़ने इंग्लैंड गई तो वहीं की होकर रह गई जब तक मिस्टर ट्रेवर जिंदा थे। वह खुद ही होटल संभालते थे। उनकी मौत के बाद उनकी बेटी ने होटल एक मैनेजमेंट कंपनी को किराए पर दे दी। होटल के भव्य और शानदार होने के कारण अमीर लोग यहीं रुकना पसंद करते थे। यह घटना 1976 की है, जब एक नया शादीशुदा कपल अब्दुल हमीद सैयद और उसकी पत्नी अमीरा सैयद दिल्ली से यहां हनीमून मनाने आए। अब्दुल हमीद सैयद एक ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता था। वह काफी हट्टा कट्टा और एक शानदार शरीर और रूप का मालिक था। उसकी पत्नी अमीरा सैयद भी बेहद खूबसूरत और सौम्य स्वभाव वाली महिला थी। लोगों के अनुसार हमीद और अमीरा इस शादी से खुश नहीं थे। अमीरा का परिवार भी काफी रईस और ऊंचे घराने के थे। अमीरा अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती थी जो ना ही अमीर था और ना ही ऊंचे घराने से, जिसके कारण अमीरा के पिता ने उसके इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी और अमीरा की शादी अपने करीबी दोस्त के बेटे हमीद से तय कर दी। हमीद बैंक में एक ऊंचे पद पर कार्यरत था। हालांकि हमीद को अमीरा के प्रेम संबंध के बारे में जानकारी शादी के बाद लगी। शादी की पहली रात को ही अमीरा की बेरुखी और रुसवाई ने हमीद को इसका एहसास करा दिया था। ऊंचे खानदान से जुड़े होने के कारण उनका निकाह तोड़ना आसान नहीं था। हमीद अपने मन में गुस्से को दबाए स्थिति को सुधारने का प्रयास करने लगा। उसने सोचा कि वक्त के साथ अमीरा अपने पुराने आशिक को भूल जाएगी और उन दोनों का रिश्ता सामान्य हो जाएगा। इसलिए हमीद ने अपने बैंक से छुट्टी ली और शिमला में हनीमून मनाने अमीरा के साथ आ गया ताकि दोनों साथ में घुल मिल सके। होटल ट्रेवर में उनका कमरा तीसरे फ्लोर पर था। उन दोनों की तनातनी बढ़ती ही जा रही थी। कई बार रात को उन दोनों में जोर जोर से गहमा गहमी होती। दूसरे रूम वालों ने मैनेजर से इसकी शिकायत भी की, लेकिन मैनेजर को पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत ना हुई। उस रात होटल में ज्यादा मेहमान नहीं थे। तीसरी और दूसरी मंजिल के कमरे खाली थे। मैनेजर ग्राउंड फ्लोर पर अपने केबिन में सो रहा था। एक रिसेप्शनिस्ट थी जो कि काउंटर पर बैठे बैठे ही सो गई थी। अमीरा और हमीद के बीच हमेशा की तरह बहस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। हमीद काफी गुस्से में आ गया और गुस्से में आगबूला होकर वह दौड़ते हुए कमरे से बाहर गया। होटल के बरामदे पर अग्निशमन यंत्र को शीशे में पैक करके रखा गया था। उसके बगल में शीशे को तोड़ने के लिए एक कुल्हाड़ी टंगी थी। हमीद ने उस कुल्हाड़ी को उठाया और अपने रूम में वापस आ गया। अमीरा वहीं खड़ी थी। हामिद के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर वह बालकनी की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन हमीद ने उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया और कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पर एक जोरदार वार किया। अमीरा का गर्दन उसकी धड़ से अलग हो गया। उसकी गर्दन से खून के फव्वारे छूट रहे थे। उसकी धड़ अभी भी छटपटा रही थी। उसकी कटी सर से गुर्राने की हल्की आवाज निकल रही थी। हमीद को एहसास हो चुका था कि उसने क्या कर दिया है। उसने होटल के पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। सुबह जब होटल का स्टाफ रूम साफ करने ऊपर गया तो इस भयानक दृश्य को देखकर जोर जोर से चीखने लगा। इस मनहूस घटना के बाद से ही होटल ट्रेवर की किस्मत फूट गई। पूरे शहर में महीनों तक इस घटना की चर्चा चलती रही। होटल ट्रेवल में मेहमानों का आना काफी कम हो गया, लेकिन समय बीतने के साथ ही स्थिति फिर से सामान्य हो गई। लेकिन फिर एक ऐसी बात हुई जिससे होटल ट्रेवल फिर से चर्चा में आ गया। होटल ट्रेवर की तीसरी मंजिल पर ठहरने वाले मेहमान रात में उस घटना को दोबारा देखने लगे। रात में हमीद का प्रेत सिर कटी अमीरा का कुल्हाड़ी लेकर पीछा करता और अमीरा का कटा सर बचाओ बचाओ चिल्लाती। कई मेहमान इस दृश्य को देखकर बेहोश हो जाते। धीरे धीरे इस होटल में मेहमानों का आना बंद हो गया। एक रात होटल के मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई। मैनेजर का सर भी उसके धड़ से अलग था। उसके बाद से होटल के सभी स्टाफ डरकर वहां से भाग गए। किसी भी दूसरी कंपनी ने इसे दोबारा कभी किराए पर नहीं लिया। इस कहानी को सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो गई। क्या हमीद का प्रेत ही मुझे उस होटल की खिड़की से घूर रहा था और मुझे वापस बुला रहा था? मैं डरा और सहमा अपने होटल लौट आया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी का क्वेश्चन है कि हमीद और अमीरा कौन से शहर में हनीमून मनाने आए थे? कमेंट करके बताएं। चलते हैं आज की हमारी तीसरी कहानी की ओर। यह घटना 1965 ईस्वी की है। बेगुनकोडोर गांव में बंदिता नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। वह काफी सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। उसकी आवाज काफी सुरीली थी। उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। उसने सुबह सवेरे ही अपने भाई को राखी बांध दी थी। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि वह अपनी मां और भाई के साथ अपने नानी के यहां जाने वाली थी। उसकी मां अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाने वाली थी। ट्रेन 11 बजे बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर आने वाली थी।
जहां ट्रेन की स्टॉप मात्र 2 मिनट की थी। बंदिता अपनी मां और भाई के साथ बेगुनकोडोर स्टेशन समय से पहले ही पहुंच गई और ट्रेन का इंतजार करने लगी। ट्रेन सही समय पर ही आ गई। सभी लोग ट्रेन में बैठने लगे। बंदिता भी अपनी मां और भाई के साथ ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन को खुलने में अभी 1.5 मिनट का समय बाकी था, तभी बंदिता को खिड़की से आइसक्रीम वाला दिखा। बंदिता को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। उसने मां को अभी आती हूं कहकर बड़ी ही फुर्ती से ट्रेन से उतरकर आइसक्रीम लेने चली गई। जल्दी से उसने 2 आइसक्रीम खरीदी, एक खुद के लिए और एक अपने भाई के लिए। लेकिन तभी ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन चल पड़ी। बंदिता ने ट्रेन को जाते देखा तो दौड़ लगा दी। उसके दोनों ही हाथों में आइसक्रीम थी। वह दौड़कर ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंची और बिना पौदाम पकड़े ही ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। बंदिता ने अपना एक पैर ट्रेन के पायदान पर रख दी, लेकिन दूसरे पैर को पायदान पर ना रख सकी। उस समय छोटी लाइन वाली पटरी हुआ करती थी, जिसमें प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच काफी गैप होता था। बंदिता उसी गैप से होते हुए पटरी पर गिर पड़ी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े कुछ लोगों ने जब बंदिता को गिरते देखा तो उन्होंने दौड़कर आपातकालीन जंजीर को खींचा, जिससे ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बंदिता ट्रेन से कटकर मर चुकी थी। 6 महीने बाद एक रात स्टेशन मास्टर हरीश चंद्र बंदोपाध्याय एक मालवाहक ट्रेन को, जो वहां बिना रुके गुजरने वाली थी, ग्रीन सिग्नल देकर अपने केबिन की तरफ लौट रहे थे। वो केबिन के गेट तक पहुंचे ही थे कि एक खौफनाक नजारा देखकर वो दहशत में आ गए। एक 15 साल की लड़की सफेद कपड़ों में मालवाहक ट्रेन के साथ दौड़ रही थी। उसके सर और हाथ खून से सने थे। उसके पैर उल्टे घूमे हुए थे। उसके बाल हवा में लहरा रही थी और उस शांत अंधेरी रात में वह एक अजीब सी किलकारी की आवाज निकाल रही थी। वह इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि उसने ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया और फिर वह ट्रेन के आगे पटरियों पर दौड़ने लगी। उसकी डरावनी किलकारी पूरे स्टेशन पर गूंज रही थी। इस भयानक नजारा को देखकर उस स्टेशन मास्टर के होश ही उड़ गए। उन्होंने डर के मारे खुद को अपने केबिन में बंद कर लिया। अगले दिन उन्होंने गांव वाले को इस घटना के बारे में बताया। कई गांव वालों ने भी बंदिता के भूत को देखने की बात कही। कई गांव वालों ने तो बंदिता के भयानक प्रेतनी को पटरियों पर भूतिया नाच करते भी देखा था। उसी दिन स्टेशन मास्टर और गांव वालों ने मिलकर स्टेशन पर भटकती आत्माओं की शांति के लिए हवन करवाया और पूरे स्टेशन पर भगवान की तस्वीर लगवा दी, जिसके बाद बंदिता का प्रेत लोगों को दिखाई देना बंद हो गया। 1967 ईस्वी में हरिश्चंद्र बंदोपाध्याय का ट्रांसफर किसी दूसरे स्टेशन पर हो गया और उस रेलवे स्टेशन के नए स्टेशन मास्टर के रूप में माधवदास बनर्जी की पोस्टिंग हुई। माधवदास बनर्जी काफी लंबे तगड़े इंसान थे। उन्हें मूछें रखना काफी पसंद था और वह एक बड़े और पक्के कम्युनिस्ट समर्थक थे। भगवान की आलोचना करना उनका पसंदीदा विषय था। प्रथम दिन ही जब वह स्टेशन पर पहुंचे तो पूरे स्टेशन और ऑफिस में भगवानों की कई सारे तस्वीर देखकर भड़क गए। सारे कर्मचारियों को बुलाकर पूछा कि ऐसा किसने किया, तो कर्मचारियों ने उन्हें बंदिता के प्रेतनी को देखे जाने की घटना का जिक्र किया तो वो और भी गुस्सा हो गए और बड़ी ही तेज आवाज में कहा, भूत प्रेत और भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने सारे भगवान की तस्वीरों को जल्दी से हटाने के निर्देश दिए। उसी दिन सारे तस्वीरों को हटा दिया गया। 1 महीने का समय बीत चुका था। रात के लगभग 1 बज रहे थे। माधवदास एक मालवाहक ट्रेन को सिग्नल दिखाकर अपने केबिन में लौट आए थे और कुर्सी पर बैठकर खिड़की से ट्रेन को गुजरते देख रहे थे। तभी अचानक उन्हें सफेद कपड़ा पहने एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ती दिखी। माधवदास को लगा यह किसी शरारती बच्चे की करतूत होगी और वह अपने केबिन से बाहर आ गए। लेकिन बाहर आकर उन्होंने जो देखा, उनके होश ही उड़ गए। ट्रेन के साथ साथ दौड़ने वाली लड़की के पैर उल्टे थे। उसके वस्त्रों पर खून लगे थे। उसके हाथ और गर्दन से खून निकल रहा था। अचानक ही वह लड़की रुक गई और केवल उसका सिर एक ही झटके में पीछे मुड़ गया। वह माधवदास की तरफ घूर कर देखने लगी। उसके चेहरे से खून नीचे गिर रहा था। उस प्रेतनी ने मुस्कुराते हुए एक अजीब सी किलकारी निकाली। इस खौफनाक मंजिर को देखकर माधवदास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनका चेहरा दहशत के मारे पीला पड़ गया था। ये झटके के साथ अपने केबिन की तरफ भागे और अंदर घुसकर दरवाजे और खिड़कियों को लगा लिया और वहीं दरवाजे की तरफ नजर गिराए खड़े हो गए और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे। उनके जैसा बड़ा कम्युनिस्ट जिसने आज तक सिर्फ भगवानों का मजाक उड़ाया था, आज जोर जोर से वादा कर रहा था कि हे भगवान उसे बचा ले, वह अब कभी भी भगवान की आलोचना नहीं करेगा। तभी उन्हें पीछे से एक अजीब सी किलकारी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह भूतनी कोने में छत से लटकी हुई थी।
उसके पैर और हाथ छत से चिपके हुए थे। उसका सर 180 डिग्री पर घुमा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। माधवदास चिल्लाते हुए दरवाजा खोलकर एग्जिट की तरफ भागे। एग्जिट की गली का लाइट कई दिनों से खराब था। लाइट तुरंत बंद और चालू हो रही थी। माधवदास एग्जिट पार करते ही गिर पड़े। उनका पैर जोर जोर से थरथरा रहा था। उन्होंने पलटकर एग्जिट की तरफ देखा। वहां पर वह प्रेतनी दिखाई नहीं दे रही थी। एग्जिट की गली वाली लाइट के बंद और चालू होने का समय अचानक बढ़ गया। माधवदास हाँफते हुए उठने की कोशिश करने लगे। एग्जिट की गली वाली लाइट बंद हो गई। माधवदास उठने की कोशिश करते हुए एग्जिट की तरफ देख रहे थे। अचानक ही लाइट चालू हुई और वह प्रेतनी माधवदास के ठीक आगे खड़ी थी। माधवदास जोर से चीखने की कोशिश की, पर उनकी चीख उनके गले में ही अटक गई, क्योंकि उस भूतनी ने माधवदास के मुंह में अपने बड़े बड़े नाखूनों वाली उंगली घुसाकर आर पार कर दी थी। अगली सुबह माधवदास की लाश उस एग्जिट के पास पड़ी मिली। इस घटना के बाद उस स्टेशन के कई कर्मचारियों की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई। इस घटना को अखबारों ने काफी हाईलाइट किया। अब कोई भी रेलवे कर्मचारी वहां काम करने से कतराने लगा। अंत में रेल मंत्रालय ने उस स्टेशन को भुतहा बताकर उसे बंद कर दिया। आज भी लोग रात में उस स्टेशन पर जाने से डरते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी इस स्टेशन का नाम सुना ही होगा। तो इस कहानी का क्वेश्चन ये है कि जो लड़की भूतनी बनी थी उसका क्या नाम था? कमेंट करके बताएं। चलते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी की ओर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पहाड़ों की गोद में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक खूबसूरत गांव है जिसका नाम बरोगला है। यह कहानी 1984 ईस्वी की है। एक सुबह जब लोग उठे तो गांव में गमगीन माहौल था। पिछली रात उस गांव के चौकीदार गिरधर को एक जंगली तेंदुए ने मार डाला था। लोगों के अनुसार कल चौकीदार गिरधर किसी काम से मंडी गया था और उसे लौटने में देर हो गई। जब वह देर रात को मंडी से गांव लौट रहा था तो गांव में प्रवेश करने से पहले नदी के ऊपर बनी काठ के पुल को पार करने से पहले सड़क के चारों ओर काफी घना जंगल है। उसी जगह घात लगाकर बैठे तेंदुए ने आक्रमण किया और गिरधर को मार डाला। सुबह जब एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी लेने गया तो उसे गिरधर की लाश मिली। जल्द ही वहां गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लाश की स्थिति काफी भयावह थी। लाश को देखकर हर कोई दहशत में चला जाता। तेंदुए ने लाश की एक आंख को पूरी तरह से नोच लिया था। दूसरी आंख खुली थी और आसमान की तरफ देख रही थी, जो काफी बड़ी लग रही थी। चेहरे के एक तरफ के मांस को तेंदुआ खा चुका था, जिसके कारण चेहरा काफी भयानक लग रहा था। तेंदुए ने गिरधर के बाएं हाथ और बाएं पैर के मांस को भी नोच नोच कर खा लिया था, जिसमें सिर्फ हड्डियां ही दिखाई दे रही थीं। चारों तरफ गिरधर का खून फैला हुआ था। गांव वाले इस भयावह दृश्य को देखकर वहां रुक भी नहीं पाते थे। पुलिस को सूचना दे दी गई थी। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। गांव के लोग उस तेंदुए से भारी दहशत में आ गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस वालों ने शिकारी की मदद से उस आदमखोर तेंदुए को मार गिराया, जिसके बाद गांव के लोग फिर से सामान्य हो गए। लेकिन यह स्थिति लंबे वक्त तक नहीं बनी रही। कुछ ही महीने बाद गांव में एक बार फिर से दहशत फैल गया, लेकिन इस बार यह दहशत तेंदुए का नहीं बल्कि गिरधर के प्रेत का था। गांव के कई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर शाम को जब वो मंडी से गांव लौट रहे थे तो नदी के ऊपर बने काठ के पुल के पहले जंगल वाली सड़क पर गिरधर के प्रेत को उन्होंने विचरण करते देखा। पूरे गांव के लोग दहशत में आ गए। लोग रात में जंगल पार करने से डरने लगे। अब लोग शाम ढलने से पहले ही गांव लौट आया करते थे। हालांकि गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो भूत प्रेत की बातों में यकीन नहीं रखते थे। उन्हीं लोगों में से एक थे महाशय रामदास अवस्थी। मंडी के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और कम्युनिस्ट विचारधारा के पक्के अनुयायी थे। भगवान और भूत में उनका तनिक भी विश्वास नहीं था। जब गांव में गिरधर के प्रेत देखे जाने की चर्चा उन्होंने सुनी तो गांव वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उस दिन बाजार में अपनी घड़ी ठीक करवाने में उन्हें देरी हो गई, जिसके कारण उन्होंने 9 बजे की आखिरी बस पकड़ी। करीब 2 घंटे बाद बस जंगल से होकर गांव की तरफ जाने वाली सड़क के सामने रुकी। रामदास बस से उतर गए। बस अपने गंतव्य स्थान की ओर चली गई। रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। रामदास ने बस से उतरते ही अपनी टॉर्च जला ली थी। उस घने जंगल से निशाचर जीव जंतुओं की डरावनी आवाजें आ रही थीं, जो उस अंधेरी और शांत रात में दिल में दहशत पैदा कर रही थी। चारों तरफ धुंध छाया हुआ था, जिसके कारण दूर तक दिखाई नहीं दे पा रहा था। हालांकि रामदास उस चौकीदार गिरधर के मरने से पहले भी कई बार इस रास्ते से रात में गुजर चुके थे।
लेकिन आज पता नहीं क्यों उनके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। शायद पिछले 1 महीने से बार बार गिरधर के प्रेत देखने की कहानी सुनकर उनके मन में भी डर फैल गया था। वह चुपचाप उस सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे। उनके चेहरे पर इस ठंड में भी पसीना चलने लगा था। उनके कदमों से सड़क पर पड़े पत्तों से हल्की कड़कड़ाहट की आवाज आ रही थी। रामदास ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर टॉर्च जलाकर देखा। रात के 12 बज रहे थे। गांव में प्रवेश करने वाला काठ का पुल अब लगभग कुछ ही दूर था। अचानक ही उन्हें अपने पीछे से कुछ दूरी पर पत्ते खड़खड़ाने की आवाज आई। उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उनके चेहरे पर आतंक का भाव आ गया था। उनके जैसा बड़ा कम्युनिस्ट जिसने आज तक भगवान को सिर्फ गालियां ही दी थी, भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। उन्होंने हिम्मत करके पीछे देखा। टॉर्च की रोशनी कुछ दूर पर खड़ी एक नेवले पर पड़ी। उन्होंने पुनः पुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। रामदास पर डर इतना हावी हो गया था कि अब वो हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करने लगे, पर लंबे अरसे से अभ्यास न होने के कारण उन्हें हनुमान चालीसा ठीक से याद नहीं आ रहा था। वो सिर्फ भगवान का नाम ही लेने लगे। अभी 10 कदम आगे बढ़े ही होंगे कि उन्हें एक कठोर और थरथराती आवाज सुनाई दी, रामदास, रामदास। कोई ठीक उनके पीछे उनका नाम पुकार रहा था। उन्होंने हिम्मत करके पीछे देखा तो उनकी आंखें दहशत के मारे खुली रह गई। उनका टॉर्च उनके हाथ से नीचे गिर गया। सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसका एक आंख गायब था। वहां एक बड़ा सा गड्ढा दिख रहा था। उसके चेहरे की एक तरफ की हड्डी दिख रही थी। उसके एक हाथ और पैर के मांस गायब थे। वह गिरधर का प्रेत था। उस प्रेत ने अजीब सी किलकारी निकालते हुए अपने हड्डी वाले हाथ से रामदास को पकड़ने की कोशिश की। रामदास झटके से पीछे की ओर सड़क पर गिर पड़े और साहस करके अंधेरे में ही पुल की तरफ जी जान लगाकर भागने लगे। उन्होंने नदी पर बने उस काठ के पुल को तेजी से पार किया। पुल पार करते ही उन्होंने गांव जाने वाली मुख्य मार्ग को छोड़कर छोटा सा पैदल मार्ग ले लिया, जो गांव जाने का एक शॉर्टकट रास्ता था। वह उस पगडंडी पर जी जान लगाकर भाग रहे थे। तभी उन्हें कोई लालटेन लेकर इधर आते हुए दिखाई दिया। रामदास जल्दी से उस लालटेन चाले की तरफ भागे। उसके नजदीक पहुंचने पर उन्हें लालटेन की रोशनी में उसका वस्त्र दिखा। वह खादी वस्त्र पहने हुए था और उसके सिर पर खादी टोपी थी। उन्होंने सोचा शायद यह गांव का नया चौकीदार होगा। उन्होंने लालटेन वाले की तरफ भागते हुए चिल्लाया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लालटेन वाले के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मुझे गांव तक जाना है। लालटेन की रोशनी में मुझे गांव तक छोड़ दो। लालटेन वाले ने भारी और थरथराती आवाज में कहा, तुझे गांव नहीं यमलोक तक छोड़ूंगा। और उसने लालटेन को चेहरे तक ऊपर उठाया। वही भयानक दृश्य, उस प्रेत ने अपने बिना मांस वाले हाथ की हड्डी से एक ही झटके में रामदास के गले में छेद कर दिया। रामदास वहीं छटपटाते हुए मर गए। अगली सुबह रामदास की लाश उस पगडंडी पर पड़ी मिली। उनके कंठ में 4 सुराख बने थे, जैसे मानो किसी ने सरिया से उसमें छेद कर दिया हो। उसके बाद से कई गांव वालों ने रामदास और गिरधर के प्रेत को साथ में जंगलों में भटकते देखा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानियां। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी और भी डरावनी और दिलचस्प कहानियां आप सुन सके। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।